भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के सुअवसर पर हमारे साथ माननीय डॉक्टर प्रणय पांड्या जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पांड्या जी का जन्म 8 नवंबर 1950 को हुआ, बट वो कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, निदेशक ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, संपादक अखंड ज्योति पत्रिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख गायत्री परिवार उनके दायित्व है। MGM कॉलेज इंदौर से आपने MBBS और MD मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के उपरांत अमेरिका से आकर्षक पदों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आपने स्वदेश में रहकर ही साधना, विज्ञान व चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करने का निश्चय किया। आपने चिकित्सा क्षेत्र में समय समय पर अपने मौलिक शोध से जुड़े विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए व प्रकाशित भी किए। आपके संस्थान में जीवन से जुड़े सभी आवश्यक विषयों पर लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकें संकलित की गई हैं। लगभग 40 वर्षों से डॉक्टर प्रणव पांड्या जी अपने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार में साधना के वैज्ञानिक पक्षों पर शोध व प्रयोग कर मानवता के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवारत हैं। लगभग 1 लाख साधकों पर साधना के वैज्ञानिक पहलुओं पर ये प्रयोग सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। माननीय प्रणव जी को वर्ष 1998 में ज्ञान भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में FIAHA ने हिंदू ऑफ द ईयर उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 2000 में भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा सम्मान से भी उनको विभूषित किया गया। विश्वविख्यात अंतरिक्ष इकाई नासा के द्वारा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को स्थापित, प्रचारित व प्रसारित करने के लिए उनको संस्तुतियाँ व विशेष सम्मान प्रदान किए गए। हमारा सौभाग्य है कि ऐसी विश्व प्रसिद्ध विभूति व मनुष्य का सम्मान करने का सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ और हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि उनका पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह से स्वागत किया जाए। माननीय प्रोफेसर JP सिंघल, राष्ट्रीय महामंत्री जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, और श्री रतनलाल जी शर्मा से आग्रह करता हूँ कि आप स्वागत के लिए आगे आएं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में आज प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी पधारे हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हम सभी लोग निश्चित रूप से कुछ इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो अपने अनुभव व अपने शोध को हम सबके समक्ष रखें और इस भीड़ को उनके लिए प्रेरणा का पथ प्रदर्शन करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान के अवसर पर मंच पर विराजमान सम्माननीय परम पूज्य सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय मोहन राव भागवत जी, श्री के नरहरि, अध्यक्ष शैक्षिक फाउंडेशन, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, श्री दीनानाथ बत्रा जी, डॉक्टर प्रभाकर भानुदास मांडे,
सुश्री मंजूश्री बलवंत रहालकर, जिनका 3 का सम्मान किया गया अभी, श्री JP सिंघल जी, श्री जय भगवान गोयल, श्री वीरेंद्र सिंह नेगी, जो कि मंच संचालन कर रहे हैं, हमारे बीच में बैठे हुए श्री सोनी जी भाई साहब और अनिरुद्ध देशपांडे जी, अन्य सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी दिल्ली के नगरवासियों, बाहर से भी दूर दूर से आए हुए हमारे शिक्षाविद जितने भी यहाँ मौजूद हैं, वे सभी सज्जनगण, इसके अलावा यहाँ बैठे हुए मीडिया के सभी भाइयों और बहनों, मैं चिकित्सक हूँ और मैं शिक्षण से जुड़ा हूँ। बड़ी विलक्षण बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चिकित्सक को चिकित्सा क्षेत्र में सफलता नहीं मिली होगी, इसलिए शिक्षण क्षेत्र में चले गए। ये तो शिक्षण क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। भाई कोई चिकित्सक आके आपको शिक्षा दे और आके सिखाए तो और भी अच्छी बात है। मैं शुरू से ही शिक्षण से जुड़ा रहा। जब मैं मेडिकल कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर था, उस समय भी मैं पढ़ाता था और मेडिसिन पढ़ाता था। देर रात को भी हॉस्पिटल में जाकर अपने इंटर्न्स को, अपने रेजिडेंट्स को पढ़ाता था और पढ़ाने के साथ साथ खुद भी सीखता था। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को जीवन भर शिक्षक रहना चाहिए, हर व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। जितना हम सीखेंगे उतना हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो ये एक बहुत सुंदर संयोग रहा मेरे साथ कि मैं वहाँ भी रहा शिक्षक, और जब मैं 27 साल की उम्र में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शरणों में आ गया हरिद्वार, तो उसके बाद भी मैं लगातार शिक्षण की ही व्यवस्था में लगा रहा। मैंने उत्तर प्रदेश के जितने प्राचार्यगण हैं उन सब के, दीक्षा विद्यालयों के, अन्य कई स्थानों के प्राचार्यों के शिक्षण सत्र आयोजित कराए और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। उस समय माननीय बत्रा जी उन दिनों हमारे यहाँ पधारे थे। आप शिक्षण के लिए भी आए थे और आप शिक्षण प्रदान करने के लिए भी पधारे थे और उसी समय, उसी दौरान मूल्यपरक नैतिक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा की भूमिका बनी थी। मैं समझता हूँ कि थोड़ी परिभाषाएं हमें समझनी पड़ेंगी। शिक्षा क्या है और विद्या क्या है? शिक्षा है जनरल जानकारी, सामान्य जानकारी। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हारे आसपास का ब्रह्मांड क्या है, ये तारे कौन क्या है। ऐसा कहा है शंकराचार्य ने, आकाशे तारकम लिंगम, आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हटकेश्वरम। पाताल लोक में बहुत बड़ा संसाधनों का समय जखीरा छिपा पड़ा है, और नृत्य लोके महाकालम। तो ये 3 चीज़ें जो आदमी याद रखता है वो हमेशा आस्तिक बना देता है। ये जो जानकारी है, हमें आदिकाल से हमारी शिक्षा में दी जाती रही है, चाहे वो उपनिषदों के माध्यम से हो और चाहे वो विभिन्न रूपों में हमारे वेद, आरण्यक, जो भी ब्राह्मण जितने भी हमारे थे आदिकाल के ग्रंथ, उन सब से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा जो है ये बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया है। आज आप चाहें तो गूगल पे बैठ जाइए, बैठ करके सारी जानकारी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहें तो जितनी किताबें हैं उनकी कुंजियाँ ढूंढ लीजिए, सब में सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है पूरा। किसी शिक्षक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज का लड़का कहता है कि हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, हम तो पढ़ लेंगे, अपने आप ही पढ़ लेंगे। शिक्षा एक एकांगी चीज़ है यदि शिक्षा के साथ विद्या नहीं जुड़ी तो। विद्या का मतलब होता है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। विद्या अमृत नश्नुते, जो विद्या अमृत की ओर ले जाए वो विद्या। विद्या वो जो आदमी को जीवन जीना सिखाए। शिक्षा जीवन जीना नहीं सिखाती। शिक्षा हमें केवल इतना बताती है ये क्या है और ये क्यों है, ये किस लिए है, आप किस लिए हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमारी डाइटेटिक्स की जानकारी, न्यूट्रिशन की जानकारी, ये सब शिक्षा है। परंतु यह सात्विक क्यों खाना चाहिए और सात्विक खाने से हमारी जीवनचर्या कैसे बनती है, हमारी जीवन के जो विभिन्न मानक हैं उन मानकों को सुधारने में भोजन का क्या रोल है, क्या योगदान है, और विभिन्न चीज़ों का क्या योगदान है। श्वास हम कैसे लें, हमें किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए,
हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए सवेरे से शाम तक, ये सारा के सारा काम जब तक शिक्षा के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक मित्रों हम सही अर्थों में शिक्षा को अधूरा रखते हैं। आज की शिक्षा मैं ऐसा समझता हूँ कि पैकेज कमाने वाली विद्या शिक्षा हो गई है। जब मैं आता हूँ मेरठ से लेकर यहाँ तक आता हूँ तो जिस रूट से मैं आता हूँ उस रूट पे 250 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जहाँ डिग्री बट रही है, जहाँ आप पैसे दीजिए, पैसे देकर डिग्री लीजिए। और अगर ये डिग्री है और ये डिग्री की कीमत है कि आपसे जब बच्चे से पूछते हैं तुम पढ़ते हो, हाँ, तुमने क्या पढ़ा, मैंने MBA किया, और आगे क्या करोगे, मैं नौकरी करूँगा, मेरे को पैकेज मिल गया है। कितने का पैकेज मिला है भाई? 15 लाख का मिल गया है, 20 लाख का मिल गया। मुझे लगता है मेरे सामने एक विद्यार्थी नहीं खड़ा है, मेरे सामने 15 लाख का पोटला खड़ा है, पूरी पोटली खड़ी हुई है। 15 लाख रुपए इसकी निगाह में सबसे बड़ी चीज़ है। इसकी निगाह में जीवन मूल्यों की कोई चीज़ नहीं है। जीवन को जीना कैसे चाहिए ये उसको नहीं आता, इसलिए बहुत जल्दी ये जीवन में असफल होगा, बहुत जल्दी असफल होगा। और असफल होने के साथ साथ ये संबंध टूटेंगे, गृहस्थ जीवन टूटेगा, मर्यादाएं टूटेंगी, और धीरे धीरे ये करके ये व्यक्ति जीवन में असफल होगा। तो इस असफलता का श्रेय पूरा के पूरा हम सब पे जाता है, जो हम नीति निर्धारक हैं उन लोगों के ऊपर जाता है। इसलिए मित्रों, विद्या के बिना शिक्षा अधूरी है। जब तक शिक्षा और विद्या का मेल नहीं होगा, दोनों को नहीं मिलाया जाएगा, दोनों का सम्मिश्रण नहीं होगा, दोनों का टाइट्रेशन नहीं होगा। केमिस्ट्री में टाइट्रेशन सिखाया जाता है, वो दोनों प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विद्या का महत्व समझें। विद्या किसे कहते हैं? विद्या कहते हैं अध्यात्म को, विद्या कहते हैं जीवन विद्या को, विद्या कहते हैं जीवन जीने के ज्ञान को, विद्या कहते हैं उस चीज़ को जिसके माध्यम से हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर उठता है और हम परमात्मा को तत्व से जान पाते हैं। परमात्मा को जानना, अष्टधा प्रकृति परमात्मा की, और उसके बाद उसको समझना। इसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद यानी उस ज्ञान को तू जान, कहाँ से जाके जान? सेवया प्रणिपातेन, मैं उल्टा कर रहा हूँ, सेवया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। सेवा कर, अपने गुरु की सेवा कर। आज कितने शिष्य हैं जो गुरु की सेवा करते हैं? सेवा से मतलब पांव दबाना नहीं होता, सेवा से मतलब होता है उनके पद चिन्हों पे चलना और उनके बताए हुए अनुशासन को जीवन में उतारना। सेवया परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछ, जिज्ञासा पूछ। जिज्ञासा ही नहीं है आज बच्चे के मन में जिज्ञासा ही नहीं है। मैं आज ऐसी बातचीत कर रहा था, 91 के बाद की जन्मी हुई पीढ़ी जो है, जिसने मनमोहन सिंह जी और हमारे जो नरसिंह राव साहब के आने के बाद, उदारीकरण के बाद आने के बाद जन्म लिया है, वो तो जानती नहीं है विद्या क्या होता है। उसने उदारीकरण के बाद की दुनिया देखी है तो उसने पूरे उदारीकरण के बाद का सौंदर्य देखा है, पूरा ये भौतिक आकर्षण देखा है। उसको नहीं मालूम है पहले हम लोगों ने कितने चन्न पापड़ बेले हैं, हम लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की है। वो पढ़ाई करने के साथ साथ हमने जीवन में जीवन मूल्यों को समाविष्ट किया। तो ये जो 91 के बाद की जो पीढ़ी है, 25 साल पूरे हो रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक नीति बनी, हमारी ये बनी, वो सब ठीक है, पर क्या हमने उस समय विद्या नीति बनाई? क्या हमने शिक्षा नीति बनाई? क्या उस समय हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों के पास जब अचानक अनायास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों ने नहीं सोचा इस बारे में। तो ये जो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपातेन यानी साष्टांग प्रणाम करो उनको, अपने गुरु को, तब उस तेरे को मिलेगा। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तुझे वो उपदेश देंगे, ज्ञानी तत्वदर्शी व्यक्ति तुझे उपदेश देंगे तुझे कैसे जीवन जीना चाहिए। आज की शिक्षा में ये श्लोक जुड़ना चाहिए, गीता के 4थे अध्याय का ये श्लोक जुड़ना चाहिए, और इस श्लोक के साथ ये जुड़ना चाहिए कि ये जब तक इस लायक न बन जाए छात्र, तब तक उसको किसी प्रकार की डिग्री न दी जाए, तब तक कोई किसी प्रकार की डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं। अगर ये हो जाएगा मित्रों तो डिग्री का मूल्य भी बढ़ेगा और हमारे छात्र जो हैं वो योग्य नागरिक बनकर के तैयार होंगे।
योग्य और ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, राष्ट्रभक्त नागरिक बनेंगे। आज तो वो जब चाहे तब किसी की भी जय जय जयकार लगाते हैं। कभी कभी जब भारत माता की जय जयकार लगाए तो उनकी भी लगा देते हैं, और पाकिस्तान की जय जयकार लगानी उनकी भी लगा देते हैं। ये कहाँ से आ गए? ये कौन पैदा हो गए? ये कौन सी संतानें आ गई? ये किधर से पैदा हो गए सारे के सारे लोग, जिनको ये नहीं मालूम कि भारत की गरिमामय पृष्ठभूमि क्या है, भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। शिक्षा के माध्यम से जानो भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, और विद्या के माध्यम से जानो कि उस भारत माता के प्रति मेरा क्या झुकाव होना चाहिए, उस भारत माता के, जिस भारत माता के हम लोग बेटे हैं, हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए। मित्रों, यदि ये हमारे शिक्षा और विद्या के दोनों के समन्वय की बात यदि हम सोचने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ एक सार्थक समन्वित नीति बन के तैयार होगी। ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या का जिक्र आता है। विद्या अविद्या, अविद्या उन्होंने विज्ञान के लिए संबोधित किया है, और विद्या कहा है कि विद्या या अमृत मृष्णुते, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। अमृत प्राप्त होता है तो कब प्राप्त होता है? जब वो उस विज्ञान को भी हम विद्या के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे दोनों को। और इस विद्या को अकेले पढ़ेंगे तो भी हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए दोनों मिला के पढ़ो। इसलिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात कही गई है। विज्ञान और अध्यात्म को मिला के बात करो, विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर के चलेंगे, तब जा कर के आगे बात आएगी, प्रगति तब होगी। तो आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति की एकांगी नहीं होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए और भौतिकवादी भी होनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रगति, भौतिकवादी प्रगति, आध्यात्मवादी प्रगति और जीवन जीने की कला को समझाने वाली पद्धति, तब तो हम आदर्श नागरिक तैयार कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब हम एक प्रकार से ब्रह्म राक्षस पैदा कर रहे होंगे। ब्रह्म राक्षस, आपने ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनी होगी कि ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वो किसी को भी खा लेते हैं। ब्रह्म राक्षस एक योनि कही गई है, एक चांडालों की योनि कही गई है। मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है, आज जब मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले मेरे यहाँ एंट्रेंस चल रही थी, एंट्रेंस टेस्ट चल रहा था नए बैच का, जुलाई के महीने में, गुरु पूर्णिमा के तुरंत एक दिन बाद की बात है। एक बालक हमारे यहाँ किसी ने इंजेक्ट कर दिया इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी मेरी भाषा को समझने की कोशिश करिए। ये JNU का लड़का था वो, और वो हमको प्रोब करने के लिए आया था। वो प्रोब करने के लिए आया था, उससे केवल हमारे एक परीक्षक ने इतना पूछ लिया कि आप जितने बड़े बाल बढ़ाए हुए हैं इतने ही बाल रखेंगे यहाँ पर, क्यों छोटे कर लो, क्यों छोटे कर लो, आपके कहने से छोटा कर लो। तो नहीं, बाल छोटे करने की बात नहीं, आप इतने ही बाल बड़े रखेंगे, इसके पीछे कोई औचित्य है क्या? इंटरव्यू में यही पूछा जाता है यहाँ पे, ये है तुम्हारी संस्कृति, ये है तुम्हारा भारतीय संस्कृति, ये है देव संस्कृति, जाता हूँ मैं यहाँ से। और जाते इंडियन एक्सप्रेस को फ़ोन कर दिया, सबको फ़ोन कर दिया, तो दुनिया भर की जगह में हल्ला मच गया कि वहाँ इंडियन एक्सप्रेस में ये आया कि उन लोगों ने वहाँ उसको ये कहा कि बाल कटवाओ, बिना बाल कटवाए यहाँ नहीं आ सकोगे, बाल कटवाना पड़ेगा, चोटी रखवानी पड़ेगी। मतलब ये सब बातें जुड़ गई, सब साथ साथ मसाला जुड़ता चला गया। हमारी संस्कृति के खिलाफ कितना जोर से आक्रमण हो रहा है, कितनी जोर से आक्रमण हो रहा है। जितना ज़्यादा जोर से आक्रमण पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है। इसलिए ये तथाकथित बुद्धिजीवियों से बचते हुए, तथाकथित बुद्धिजीवियों को बुद्धि के माध्यम से ही और प्रज्ञा के माध्यम से चोट पहुंचाते हुए उनको हमको ठीक करना पड़ेगा, उनके दिमागों को ठीक करना पड़ेगा, उनके दिमागों की सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पैदा हो रहे हैं वो भी करेंगे, मैं भी करूँगा, मेरे साथ साथ हज़ारों लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो गायत्री के माध्यम से इस काम को कर रहे हैं। मित्रों, हमें जानना चाहिए वास्तव में हमारे देश में 2 चीज़ें हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता हमें सिखाती है कि हमें सही ढंग से कपड़े पहनना चाहिए, हमें सही रहना चाहिए। कोई अगर हमको कोई चीज़ दे तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोले तो थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए। अब ये कॉन्वेंट में सिखाया जाता था, तो कॉन्वेंट की भाषा जो हो गई थैंक यू वेरी मच। भले ही कॉन्वेंट में पढ़ने का सलीका न हो, कॉन्वेंट में भले ही कॉन्वेंट जैसा कॉन्वेंट न हो, 50-60 बच्चे एक कमरे में घुसा दिए गए हों और वही रिक्शे में बैठ के आते हों और टाई पहना दी गई हो, तो वो भी कॉन्वेंट कहलाता है हमारे। टाई का क्या उपयोग करना, जब नाक बह रही है तो नाक पहुँच लिए, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। उनके माँ बाप बड़े खुश, 2,500 3,000 रुपये दे के बड़े खुश कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, भाई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है हमारा बच्चा। अरे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ रहा है, वो बेवकूफ़ी पढ़ रहा है, सबके सब पूरी जितनी, तो जाने क्या क्या पढ़ाया जा रहा है उसको।
और उन सब चीज़ों को पढ़ के वो क्या निकलेगा, पढ़ के निकलेगा। मित्रों, सभ्यता जो है ये जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका सिखाती है, अपने आप के बारे में बताती है कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे आदि संस्कृति के गौरव कौन है, हमारे महापुरुष कौन हैं, हमें क्यों जानना चाहिए विवेकानंद को, हमें क्यों जानना चाहिए श्री अरविंद को, हमें क्यों जानना चाहिए महापुरुषों के इतिहास को। इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमारा देश इन्हीं की वजह से आगे बढ़ा है, इन्हीं की वजह से यहाँ तक आया है। स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद से इतने प्रभावित थे हमारे राष्ट्रीय जागरण के पुरोधा, जितने भी हमारे देव शक्तियाँ थीं, जिनको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, वो सारे के सारे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन सब ने इन दोनों महापुरुषों के जीवन से सीखा है और इन दोनों महापुरुषों के जीवन से सीख करके अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है, होम कर दिया है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, चाहे गुरु गोलवलकर जी हों और चाहे हमारे रज्जू भैया हों और चाहे सुदर्शन जी हों, इन सब के जीवन को मैं हेडगेवार जी के जीवन को तो नहीं देख पाया, पर मैंने इनके जीवन के बारे में पढ़ा बहुत है, सब कुछ पढ़ा है मैंने। मैं समझता हूँ कि इनके जीवन में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर समाई हुई थी। भारतीय संस्कृति जो कूट कूट के समाई थी, वही भारतीय संस्कृति आज जब सिखाई जाती है तो कहते हैं भगवाकरण कर रहे हैं, शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। ये क्या तरीका है भगवाकरण करना? अरे भाई, मैं पीले कपड़े पहनता हूँ तो मेरे साथ चलोगे तो फिर भगवाकरण का तुमको पदवी तुम पे भी लग जाएगी। ये इन पीले कपड़ों से तो सेक्रीफाइस का द्योतक होता है, त्याग का द्योतक होता है। पीले कपड़े सूर्य की सुबह की प्रातःकाल की उदीयमान सूर्य की किरणों के प्रतीक है। गायत्री की साधना करने वाले साधक इसी को पहनते हैं, हम पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई भी कुछ भी कपड़े पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैंट शर्ट पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीन्स पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका चिंतन को ऐसा है, जीन्स जैसा चिंतन है या आपका धोती कुर्ते जैसा चिंतन है, ये निर्भर करता है आपके चिंतन में क्या है। आपका चिंतन सही है कि नहीं, सही दिशा में है कि नहीं, राष्ट्रवादी चिंतन है कि नहीं। तो मित्रों, ये हमें बताना पड़ेगा कि सभ्यता और शिक्षण, संस्कृति, इन दोनों का समुचित समन्वय चाहिए, समुचित समन्वय। यदि समुचित समन्वय होगा तो आप देखेंगे कि आदर्श महामानव तैयार होंगे। हमारे देश में जितने भी आदर्श व्यक्ति तैयार हुए हैं उन सबको शिक्षकों ने तैयार किया है, अच्छे अच्छे शिक्षकों ने। मुझे अपने शिक्षक याद आते हैं। मेरे प्रिंसिपल थे जिनको 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, अपवाद रूप में मैं जानता हूँ जिनको। मैं खंडवा से मैंने 9th 10th 11th किया था, 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ी थी। मेरे पिताजी वहाँ जज थे और उन्होंने मुझे जीवन मूल्य सिखाए। ये सिखाया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। 8वीं तक मैं कॉन्वेंट में पढ़ा था, 8वीं तक मैं कॉन्वेंट में पढ़ा था और 8वीं के बाद में जैसे ट्रांसफ़र हुआ ग्वालियर से, 9वीं 10वीं 11वीं मैंने वहाँ पढ़ी, खंडवा में पढ़ी। और जब वहाँ पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि जीवन क्या होता है। उसके बाद मैं गुरुदेव के संपर्क में आ गया 12वीं में आते आते, और फिर उसके बाद मेरे जीवन में अध्यात्म समाविष्ट हो गया अच्छी तरह से। मित्रों, माता हमारी पहली गुरु है, पिता हमारे दूसरे गुरु हैं और आचार्य हमारे तीसरे गुरु हैं। पर जो आचार्य जो हैं ये बाद में आते हैं। 24 घंटे बच्चा जिनके संपर्क में रहता है वो माता पिता है। इन दोनों माता पिताओं को आदर्श शिक्षक बनना चाहिए, पहले ही आदर्श शिक्षक बनना। तो पिताजी कोई बाहर से कोई आए हैं, पूछ रहे हैं आपके बारे में, नाम क्या बताया, नाम ये बताया, अच्छा बता दो, बोल दो बेटा कि पापा घर में नहीं है। बेटे ने जाके बाहर जाके दिया कि पापा अंदर हैं और बोल रहे हैं कि घर में नहीं है। अब आप बताइए, आप बेटे को क्या सिखा रहे हो? झूठ बोलना सिखा रहे हो, और आपकी इमेज बाहर क्या जा रही है? ये जा रही है। माता पिता और बच्चा, ये दोनों तीनों मिलकर के यूनिट बनता है। चाहे 2 बच्चे हो चाहे 3 बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि आप क्या सिखा रहे हैं घर में सुसंस्कारिता का वातावरण बन रहा है कि नहीं। इसके बाद बाहर जाते हैं तो शिक्षक बनाता है आदमी को भाग्य विधाता। इस देश का भाग्य विधाता, इस राष्ट्र का भाग्य विधाता यदि कोई बनाता है तो शिक्षक बनाता है। और शिक्षक के हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि वो उस समय पकड़ता है बच्चे को जिस समय वो फिसलने के चांसेस रहते हैं उसको। 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, एंजाइम सीक्रेट होने लगते हैं, हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, जवानी की उफान आने लगते हैं, उमंगें आने लगती हैं, तरह तरह की बातें आने लगती हैं। और को एजुकेशन हो गई तो और भी दिक्कत। परंतु को एजुकेशन के दौरान भी कोई जिंदा रह जाए उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। जैसे हम लोग निकल के आए, को एजुकेशन से निकल के आए, को एजुकेशन उसमें भी पढ़ी और मेडिकल में भी पढ़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे एक जैसे हैं, थोड़ा सा इधर उधर का अंतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है शारीरिक बनावट में। परंतु किस तरह की पॉल्यूशन, किस तरह का परवर्जन।
आज इसने पैदा कर दिया है, ये इसने सेल फोन ने, सोशल मीडिया ने, ये टीवी ने, इंटरनेट ने, इन सब ने पैदा कर दिया सब तरह का अंतर और गंदगी सिखा दी है। और उसी की वजह से मित्रों आज शिक्षक भी दुराचार करते देखे जाते हैं और पिता भी दुराचार करता देखा जाता है। मतलब वातावरण इतना दूषित हो गया है, इस दूषित वातावरण को बदलना है तो शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अच्छे शिक्षकों और विद्या से मिश्रित शिक्षा देते हों, विद्या से कंबाइन की हुई शिक्षा जो दे सकें और दे करके लोगों को सही राष्ट्र सेवी बना सकें, लोक शिल्पी बना सकें। अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। छात्र यदि है तो राष्ट्र का भाग्य विधाता है और अध्यापक है युग निर्माता है। इन अध्यापकों का निर्माण किसी ज़माने में होता था। बत्रा साहब 1930 में पैदा हुए और आज उनको हो गए हैं करीब करीब 86 साल हो गए। इस बीच उनका बाईपास का ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हुआ। हमारे साथ जो दूसरे भाई साहब बैठे हैं उनकी भी, जिनको आज हमने पुरस्कृत किया, श्री मांडे जी, उन्होंने भी इतना बड़ा जीवन जी लिया। तो ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इन लोगों ने अपना जीवन जी लिया, इन लोगों ने अपना जीवन जी करके वातावरण स्वयं स्वयं आचरण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव, अपने आचरण से शिक्षा देते थे हम लोग। यदि हम आचरण से शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं तैयार कर पाएंगे तो क्या होगा इस देश का। इस देश को सुधारना है मित्रों, तो नेताओं के बारे में बाद में सोचो, उनको राज्यसभा विधानसभा में लड़ने दो, लोकसभा में लड़ने दो आपस में। आप तो शिक्षक तैयार करो, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया शिक्षक तैयार करो। तो शिक्षक तैयार करने के लिए आप मुझे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन का जवाब दो। आप में से कितने अभिभावक भी यहाँ बैठे हैं जो अपने बेटे को शिक्षक बनाना चाहते हैं? कितने अभिभावक बैठे हैं जो अपने बेटे को शिक्षक बनाना चाहते हैं? देखिए अच्छे नंबर, अच्छी संख्या में हाथ उठ रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि यहाँ मुझे अच्छी संख्या मिली। ये तो मुझे नहीं मिलती संख्या, नहीं मिलती। सब मैनेजर बनाना चाहते हैं, सब डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अरे शिक्षक बना के देखो तो सही, शिक्षक बनेगा तो शिक्षक बनने के बाद वो देश का भाग्य नया बना देगा। आप में से इतने लोग आगे आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मित्रों, मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तुम्हें इन तीनों जो हमारे राष्ट्र के जो लीडिंग टीचर्स हैं जिनका आज सम्मान किया गया, इनका और माननीय नरहरि जी का, जो शिक्षक फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपका संघ जो है पूरा का पूरा ये शिक्षा और विद्या के सार्थक समन्वय में लगे और दोनों को मिला करके किस तरह से हम चल सकते हैं, पाठ्यक्रमों में कैसे समावित कर सकते हैं। टाइट्रेशन करिए, पाठ्यक्रम में गूंथ दीजिए इसको। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते भी नैतिकता सिखा दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते भी नैतिकता सिखा दीजिए, अरे एनाटॉमी पढ़ाते पढ़ाते भी नैतिकता सिखा दीजिए। आप किसी भी तरह से नैतिकता सिखा सकते हो। अगर आप ये नहीं करोगे, सरकार पर मत निर्भर रहना। NCERT, SCERT सब इसी तरह से चलेंगे जिस तरह से चलते चले आ रहे हैं, इन पे कुछ निर्भर नहीं है। सरकार से अलग हट करके गैर सरकारी स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। बस संघ की भी ये सोच है, गायत्री परिवार की भी ये सोच है कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। अपने स्तर पर यदि हम कर सकें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। माननीय सरसंघ चालक जी को प्रणाम करते हुए और माननीय तीनों अध्यापकों को उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।